बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। क्लास 9th विषय विज्ञान, मार्च 2019। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर हम प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व कर रहे हैं और आज हम मार्च 2019 का प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए इसमें 3 सेक्शन होते हैं, पहला फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायो का। ये भौतिकी विज्ञान का जो पहला सेक्शन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। SI यूनिट्स ऑफ स्पीड, चाल के मात्रक क्या होते हैं। चाल के मात्रक होते हैं मीटर प्रति सेकंड। क्या होते हैं? मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है इसका। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसमें। दूसरा प्रश्न है, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंडेड टू मूव अ वुडन cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? 200 न्यूटन है तो 200 न्यूटन की घर्षण होगा। ठीक है ना, जितना उसका यहाँ पे वेट दिया हुआ है उतना ही उसका घर्षण होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। एकांक समय में दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? एकांक समय में दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। A train starting from a railway station and moving with the uniform acceleration attain a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find the acceleration. अब देखिए यहाँ बोला इन्होंने रेलवे स्टेशन से प्रारंभ करती है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? उसकी प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अभी खड़ी है वो। और उसके बाद वो कितनी स्पीड पकड़ती है? 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम कितना दिया हुआ है हमें? अब बच्चों सबसे पहले हम 10 मिनट के सेकंड बना लेंगे, तो इसको 60 से गुणा कर देंगे, 600 सेकंड हो जाएंगे। ठीक, और जो 40 किलोमीटर है इसके मीटर प्रति सेकंड हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, चाल की SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, इसको 3600 से भाग कर देंगे। देखिए 0 से 0 कट हो जाएगी, 4 1 जा 4 और 4 से इसको कट करेंगे, ये 90 आ जाएगा, और 90 की 0 इससे कट गई, तो हमारे पास आ गया 100/9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये v आ गया। अब आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? v इज इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, v कितना है? 100/9 और u है 0। a हमने फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन, और t हमारे पास है 600 सेकंड। ठीक, अब आप देखिए इसको आगे सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है? 0 तो यहाँ खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 600a, यानी कि 600a बराबर है 100/9। और यहाँ ही कर देते हैं सॉल्व, और a बराबर कितना आ जाएगा? 100/9 गुना 1/600। 100 की 2 जीरो में 600 की 2 जीरो से कट गई, और a आ गया 1/54। अब 1/54 को तो हम ऐसे तो लिख नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए डिवाइड करके दिखाते हैं हम आपको। a इज इक्वल टू 1/54 है ना, तो हमने 1 को अंदर रखना और 54 से इसको भाग करना। अब 1 तो 54 से भाग नहीं होगा, हम एक डेसिमल के बाद 0 ले लेंगे। हम एक वैसे नहीं ले सकते 0। ठीक, उसके बाद हमने क्या करा? डेसिमल ऊपर भेज दिया, अभी भी ये भाग नहीं हो रहा, तो फिर ना जाने की 0, फिर हमने एक और 0 कैरी की, अब ये 1 पे चला गया। देखिए 1 से जाने पर कितना आ जाएगा? ये यहाँ पे घटाएंगे 46, फिर एक 0 ली, फिर एक 0 आई, और ये अब लगभग 8 पे चला जाएगा। 8 चौका 32 का 2 चलेगा 3, 40 और 3 43। ये आ गया हमारे पास 8, और ये आ गया 2। हमने एक 0 और ली, और लगभग अब ये 5 पर चला जाएगा, तो आप ये मान के चलिए 0.185। क्या मान लेंगे हम?
0.0185। ठीक, अब आप ये इतना लंबा आपको लेने की जरूरत नहीं है, हमें 2 डिजिट्स चाहिए। और 2 डिजिट में आपने क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास आ जाएगा 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ 2 क्यों बनाया, क्योंकि 1 के बाद जो संख्या थी वो 8 थी, 8 5 से बड़ा है, इसलिए हमने उसको एक संख्या बढ़ा देते हैं। और यहाँ से हमें त्वरण के मात्रक भी पता लग जाएंगे। ठीक है ना, एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या हो गए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। आप क्या लिखेंगे, देखिए यहीं से उठाना होता है आधा, इज पीछे आ जाएगा, वाई हट जाएगा। इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद ए रोप बिकॉज इट कैन फॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ बस ड्यू टू इनर्शिया। बच्चों, बस पर जब सामान रखते हैं उसको रस्सी से बांधना पड़ता है, क्योंकि आपको लॉ ऑफ इनर्शिया पता है, जड़त्व का नियम क्या होता है कि हर वस्तु अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे ही अचानक बस चलेगी तो ये सामान क्या होगा, पीछे की तरफ को लुढ़केगा, और अगर अचानक बस रुकेगी तो ये सामान आगे की तरफ को जो है वो गिरेगा, और अगर टर्न करेगी तो साइड में गिरेगा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण, जड़त्व के नियम के कारण हमें इसे बांधना पड़ता है। अगर नहीं बांधेंगे तो सामान छत से नीचे गिर जाएगा। और इंग्लिश वाले 6 क्वेश्चन देखिए, किसी ध्वनि तरंग के आवर्तकाल और आयाम से क्या अभिप्राय है। व्हाट आर द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। देखिए, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन के लिए जितना समय लगता है उसे उसका टाइम पीरियड कहते हैं। इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड इसके यूनिट्स होते हैं। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पॉइंट टू द रीच थ्रू अ वेव ऑफ इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। अब हिंदी वाले क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड जिसे आवर्तकाल बोलते हैं, जैसे पेंडुलम होता है घड़ी का, और पेंडुलम सपोज कीजिए ये है, तो अब यहाँ गया, इधर वापस, और इस पोज में यहाँ पर आया, इसको इसका टाइम पीरियड बोलेंगे। जितना समय इस पेंडुलम को राइट और यहाँ लेफ्ट और वापस उस स्टेज में आने में लगेगा वो इसका आवर्तकाल होगा। अब लिखेंगे क्या, एक दोलन में लिया गया समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। क्या बोलते हैं, एक दोलन में, ये दोलन बोलेंगे इसको, लिया गया समय इसका आवर्तकाल कहलाता है। और आयाम क्या होता है, आयाम होता है जब पेंडुलम, देखिए इसको हम अगर जीरो दे दें, ओ दे दें सॉरी, और ये यहाँ पर ए पर गया, तो जो लोलक है, जो पेंडुलम है, जो मैक्सिमम जो है डिस्टेंस एक तरफ तय करेगा वो आयाम होता है। ठीक है, क्या बोला हमने आपको, जो मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ तक तय करेगा उसे आयाम कहते हैं। पर लिखेंगे कैसे इसको, देखिए कैसे लिखेंगे, लोलक में मध्य बिंदु से, जैसे मैंने बताया था ना, ये मध्य बिंदु यहाँ से, लोलक में मध्य बिंदु से किसी भी ओर की अधिकतम दूरी इसका आयाम कहलाती है। यानी कि जो डिस्टेंस ओ ए होगा ये इसका आयाम कहलाएगी। ठीक है, क्या बताया हमने आपको, लोलक, अब ये पेंडुलम को हिंदी में लोलक बोलते हैं। लोलक के में मध्य बिंदु से किसी भी ओर अधिकतम तय की गई दूरी इसका आयाम कहलाती है। ठीक है, याद रहेगा आपको ये, इसको इसका दूरी के जो मात्रक होते हैं वही इसके यहाँ पर मात्रक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। पत्थर द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। A stone is thrown vertically upwards with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकंड। अब इनिशियल वेलोसिटी बोली है, प्रारंभिक वेग बोला है, कितना बोला है प्रारंभिक वेग, u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। कितना डिस्टेंस उसने कवर किया वो बताना। अब देखिए सपोज किए आप यहाँ खड़े हैं और आपने यहाँ से स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो किसी भी हाइट पर जाके एक बार ये रुकेगा तभी वापस आएगा ना, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी जीरो। कितनी हो जाएगी, जीरो फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम वेग कितना हो जाएगा, जब पत्थर ऊपर जाके रुक गया तो उसकी गति जीरो हो जाएगी एकदम। ठीक है, और जी, अब जी बच्चों में हम माइनस में लेना होता है, क्यों, जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की
केंद्र से दूर की तरफ जाती है, अब ऊपर की तरफ गई तो ये जी हमें माइनस का लेना पड़ेगा। आपने 3 फार्मूले बच्चों याद रखने हैं, आपको पेपर में पक्का कहीं ना कहीं इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी फाइनल पेपर होगा उसमें आपको, कोई भी पेपर हो इसमें ये प्रश्न आते ही आते हैं। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, और एक है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और तीसरा है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। इन केस ऑफ अर्थ ये a जो है g में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए हमें दूरी निकालनी, s फाइंड आउट करना है, और s के लिए हमारे पास या तो ये फार्मूला है या ये फार्मूला है। अगर हम फर्स्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे तो टाइम तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम यहाँ थर्ड वाला फार्मूला यूज करेंगे, और फार्मूला है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब देखिए v हमारे पास कितना दिया हुआ है 0, और u कितना है 40, 40 का स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 10 s हमने फाइंड आउट करना। ये कितना आ गया हमारे पास 600, और ये आ गया हमारे पास 20 है। इस माइनस से इस माइनस को कट कर देंगे और s आ जाएगा 1600 बटे 20। 0 से इस 0 को कट कर दीजिए, और 2 के पहाड़े में 8 पर 16 आता है, तो ये 80 मीटर आ गया। यानी कि पत्थर, अब ध्यान से देखना, पत्थर यहां से ऊपर की थ्रो गया तो ये 80 मीटर गया। कितना मीटर गया 80 मीटर। परंतु कुल दूरी कितनी तय की, पत्थर वहां से वापस जाके नीचे भी तो आएगा ना, 80 मीटर ऊपर जाना होगा, 80 मीटर नीचे जाना होगा, तो कुल दूरी कितनी होगी 80 प्लस 80 160 मीटर। ठीक है, और विस्थापन कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी वस्तु की प्रारंभिक जो बिंदु था वहां से जब वापस आने पे अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। अब जब जहां बंदा खड़ा था वहीं ऊपर फेंका पत्थर, वापस वहीं आ गया, तो विस्थापन कितना हो गया 0। कैसे, 80 गया था 80 वापस आ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विस्थापन जो है कितना हो गया 0, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी उसकी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, राइट इट्स फार्मूला। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, बिल्कुल याद रखना आपने। और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। क्या बताया मैंने आपको, द एनर्जी possessed by any body by virtue of its position, by virtue of its position is called the potential energy। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा mgh। m मीन्स मास, g ग्रेविटेशनल फोर्स, h मीन्स हाइट। तो क्या फॉर्मूला बताया mgh। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, क्या बताया हमने आपको mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट है इसका, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बच्चों आपको स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा पर प्रश्न या परिभाषा जरूर आएगी पेपर में, आपने इसको जरूर याद करना है, या क्वेश्चन आ जाएगा या परिभाषा है। अब क्या बोला ना, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की, यानी कि m कितना दिया है 15 kg, वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से, यानी कि v कितना दिया है 4 मीटर पर सेकंड कि एक समान वेग से गतिशील होती है। वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालनी है, क्या निकालनी है हमने, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला है हाफ mv स्क्वेयर। अगर आप फार्मूला देखोगे तो बिल्कुल इजीली आप इसको क्वेश्चन को कर सकोगे, और 1/2 ये 15 और ये 16, इससे इसको कट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 120 जूल। क्या आंसर आ गया इसका
120 जूल। इसी का थर्ड पार्ट देखिए, ये भी 2 मार्क्स के, इसके 3 पार्ट दिए हुए उसने 2 मार्क्स के। डिफाइन एवरेज पावर, औसत शक्ति की परिभाषा दीजिए। एवरेज किसे बोलते हैं? टोटल वर्क डन इन टोटल टाइम, कितने समय में कितना समय किया गया, कार्य किया गया, उसे उसकी शक्ति कहते हैं। क्या बताया मैंने आपको? कितने समय में कितना कार्य किया गया, वह इसकी शक्ति कहलाती है। अब लिखते हैं कैसे, देखिए इंग्लिश वालों के लिए, द एवरेज power is defined as the total work done in total time। यानी कि औसत शक्ति कैसे निकालते हैं, देखिए औसत शक्ति कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य और कुल लिया गया समय, कुल लिया गया समय। अगर आप बोलोगे कैसे, तो आप बोलेंगे औसत शक्ति किसी वस्तु को, किसी कार्य को करने में जितना समय लगा, ठीक है ना, उसका अनुपात औसत शक्ति कहलाता है। कुल उपयोग की गई ऊर्जा और कुल किया गए समय का अनुपात औसत शक्ति कहलाता है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। इसके अथवा में भी एक प्रश्न दिया है उन्होंने, यहां पे न्यूमेरिकल दिया है उन्होंने। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, यानी कि एम कितना है, 10 kg, वस्तु पृथ्वी से 6 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि एच कितना है, 6 मीटर, और जी कितना दिया हुआ है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन्होंने क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड। हमने निकालनी है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, एम जी एच। एम कितना है, 10, ठीक है, जी कितना है 9.8 और एच कितना है 6। अब पॉइंट को हटाने के लिए हमने 10 लगा दिया, 0 से 0 कट कर दी, इसको गुना कर दिया, 8 से 48 का 8 से लेगा 4, 9 से 54 और 4 58, 588 जूल। इतनी एनर्जी वहां पर मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार आपको आइडिया होना चाहिए, मल्टीप्लाई करना आपने, इस पे लंबा काम आपको करना ही कुछ नहीं है। इसी का सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट घंटा कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय द 4 डिवाइसेस ऑफ द पावर 500 वाट। 4 युक्तियां जिसमें प्रत्येक की शक्ति 200 वाट है। अब देखिए पावर कितनी है, टोटल पावर है 500 वाट और उपकरण कितने हैं, 4, तो कितने हो गए 2000 वाट। टोटल पावर कितनी यूज होगी, 2000 वाट। उसके बाद देखिए टाइम कितना है हमारे पास, 10 घंटे। ठीक, टाइम कितना है हमारे पास, 10 घंटे। हमने निकालना क्या है यहाँ पर, हमें निकालने को कहा उन्होंने व्यय की गई ऊर्जा, ठीक है ना। हमने क्या निकालना, एनर्जी निकालनी, और उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। ये कितना आ गया हमारे पास, 20,000 वाट घंटा। परंतु उन्होंने आंसर पूछा है किलोवाट घंटा में। अब किलोवाट घंटा के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 3 जीरो कट गई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 किलोवाट घंटा। बच्चों 20 किलोवाट घंटा का मतलब क्या होता है, जैसे आप घर में व्यवहारिक यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स बोलते हैं ना आप, तो इसका मतलब है कितने खर्च हुई बिजली, 20 यूनिट्स। कितनी बिजली खर्च होगी, 20 यूनिट्स। बच्चों ये फिजिक्स का पोर्शन यहाँ समाप्त हो जाता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब देखिए सेक्शन सी है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, सॉरी 100 डिग्री टेम्परेचर पर भौतिक अवस्था क्या होगी। तो जल जो है वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, गैस बन जाएगी उसकी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए
हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। बी ऑप्शन सही ऑप्शन है इसका। 11th क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। गर्मियों में यह घड़ा शब्द है, घड़े मटके का जल ठंडा क्यों हो जाता है? बच्चों जो अर्थन पॉट होता है, मटके का घड़ा, जो घड़ा होता है, उस घड़े में सूक्ष्म छिद्र होते हैं। क्या होते हैं उस घड़े में? सूक्ष्म छिद्र होते हैं, और उन सूक्ष्म छिद्रों से बार बार धीरे धीरे जो है पानी रिसता रहता है। सूक्ष्म छिद्रों से क्या होता है? पानी रिसता रहता है, और उससे क्या होता है? गर्मियों में जो जल रिसकर बाहर आता है वो वाष्पीकृत हो जाता है, क्योंकि बाहर तो गर्मी है। तो वाष्पन के लिए वह ऊष्मा जो है जल से ले लेता है, ठीक है ना। और वाष्पन से ऊष्मा कौन सी जल से ली? जो रिसके बाहर आ गया, और जो बाहर आ गया वो वाष्पीकृत हो गया, और घड़े का पानी ठंडा रहा, ठीक है ना। जो वाष्पन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो जो इसके पानी बाहर आया उसको वो यूज कर लेता है। लिखते कैसे हैं इसको? द अर्थन पॉट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पोर्स इन इट्स वॉल। वाटर kept in earthen pot continuously keeps seeing through these pores to outside. The heat energy needed for evaporation is loosened from the water kept in the earthen pot. As a result, water kept in the earthen pot becomes cool. ठीक है ना। आपको ऐसे ध्यान रखना है। दोबारा बता देता हूं हिंदी में भी। घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनके माध्यम से गर्मियों में जल रिसकर वाष्पीकृत होता रहता है, तथा वाष्पन के लिए वह ऊष्मा जल से लेता रहता है, जिस कारण घड़े का पानी ठंडा रहता है। ये सिंपल से प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हैं, मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन आइसोबार्स विद एग्जांपल। समभारिक किसे कहते हैं? सम मैंने बराबर, भार मैंने जिनके भार बराबर हो। समभारिक मैंने ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान जो है वो समान हो, ठीक है ना, जिनके मास नंबर समान हो, उन्हें हम समभारिक कहते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर नोन आइसोबार्स। ठीक है, ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो, समभारिक कहलाते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, कार्बन का ले लीजिए। कार्बन 14, इसका द्रव्यमान संख्या कितनी है? 14, और परमाणु संख्या कितनी है? 6। और न्यूट्रॉन की क्या है? द्रव्यमान संख्या 14 है और परमाणु संख्या 7 है। अब देखिए, परमाणु संख्या दोनों की डिफरेंट है और द्रव्यमान संख्या दोनों की सेम है। तो क्या बताया मैंने आपको? यहां लिख देता हूं, द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर, और ये एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या। आपको ऐसे ही याद रह जाएगा ये, ठीक है ना। जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, समभारिक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम। सोडियम और कार्बन के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। अब बच्चों सबसे पहले देखिए, कार्बन में अभी हमने ऊपर भी बताया था आपको, कितने परमाणु संख्या कितनी है इसकी? 6। कितनी परमाणु संख्या है? 6। अब ये एटॉमिक नंबर है इसका, परमाणु संख्या को इंग्लिश में एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो भी 6, यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संख्या भी 6 और प्रोटॉन संख्या भी 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, 6 प्रोटॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिवाइड करते हैं? यहाँ पे शेल होते हैं के, एल, एम, एन, और इसको फिल करने का फार्मूला होता है हमारे पास 2n²। ठीक। अब अगर n 1 होगा तो क्या होगा? फर्स्ट में कितने आ जाएंगे? 2, और सेकंड में कितने आ जाएंगे? 8। परंतु यहाँ 8 तो है ही नहीं, हमारे पास 6 आएंगे। देखिए तो क्या करेंगे हम? पहले में हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं इसका, सर्कल जैसे न्यूक्लियस बनाते हैं ना। तो यहाँ प्रोटॉन कितने हैं? 6। न्यूट्रॉन कितने हैं? वो भी 6। अब फर्स्ट में हमारे पास कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने आगे? 2। और सेकंड में टोटल कितने हैं हमारे पास? 6।
अब 6 में से 2 तो आगे चले गए, तो बाकी कितने रह गए? 4। 1 2 3 4। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन वितरण हो गया, कार्बन का जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाएगा ये। अब देखिए सोडियम का कैसे आएगा। अब सोडियम में क्या करते हैं, Na। अब इसको लिखते कैसे, जैसे हमने कार्बन को लिखा था, Na को लिखते क्या, 11 Na23। अब आपने क्या ध्यान रखना, ये द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर है, और ये क्या है, परमाणु संख्या है। ठीक है, ये क्या है, परमाणु संख्या है। आपने ध्यान रखना, जितनी परमाणु संख्या उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। ठीक है, जितनी परमाणु संख्या उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, और इन दोनों का डिफरेंस न्यूट्रॉन। ठीक है ना। अब कैसे लिखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11। प्रोटॉन कितने होंगे इसमें, वो भी 11। परंतु न्यूट्रॉन कितने होंगे, 23 - 11 बराबर 12 है। इसका वितरण करना है उसी तरह से, तो पहले वाले में कितने आ जाएंगे, 2। दूसरे वाले में कितने आ जाएंगे, 8, और रिमेनिंग 1। अब देखिए, ये K में आएंगे, ये L में, और ये M में। हम उसी तरह से पहले इसका पहला सर्कल, न्यूक्लियस, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12, और पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में 8, और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। हाउ आर सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। विलयन, निलंबन और कोलाइडर एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं। आपने कैसे याद रखना, देखिए उसके पॉइंट्स याद रखते हैं। जैसे नंबर 1, अब हम बात करते हैं समांगी की। ठीक है, समांगी की हम बात करते हैं, होमोजीनियस की। जो विलयन होते हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं। समांगी मैंने जिनके सभी पार्ट सेम हो, जैसे पानी में नमक घोल लिया, ये समांगी मिश्रण है, उसमें से नमक की बूंद कोई भी लो, बराबर नमक मिलेगा आपको। ठीक है। निलंबन क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। कैसे होते हैं ये, विषमांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण कैसे मिश्रण होते हैं, जैसे गंदा पानी है, कहीं पानी में मिट्टी ज्यादा होगी, कहीं कम होगी। पेंट है, कहीं भी वो जैसे पेंट बैठ जाता है अपने आप, तली में बैठ जाता है ना, तो उसको दोबारा घोलना पड़ता है एक जैसा करने के लिए। और कोलाइडल भी जो है वो समांगी मिश्रण होते हैं। ये एक पहला डिफरेंस हो गया, आपने ये ध्यान रखना है। नंबर 2, आकार का देखिए, इनका जो विलयन होते हैं, इनके कण जो है वो 10⁹ मीटर तक बड़े होते हैं, और निलंबन जो होते हैं, इनके जो कण हैं वो 10⁻⁻7 मीटर से अधिक के होते हैं, और जो कोलाइडल होते हैं, इनके कण 10⁻9 मीटर से 10⁻7 मीटर के बीच में होते हैं। जो अब देखिए, विलेन में मैंने आपको एग्जांपल दिया था पानी में नमक का घोल। ठीक है ना, हम इसको माइक्रोस्कोप से यानी कि सूक्ष्मदर्शी से भी उसके अंदर नमक नहीं देख सकते। ठीक है ना, क्या बताया मैंने आपको, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से इनके कण नहीं देखे जा सकते। ठीक है। और जो निलंबन होते हैं, इनके कणों को हम नेक्ड आईज से यानी कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के ऐसे ही देख सकते हैं, नीचे बैठे हुए नजर आ जाएंगे आपको। ठीक है। और जो कोलाइडल होते हैं, कोई पावरफुल अगर जो सूक्ष्मदर्शी है, शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से इसके कण हम देख सकते हैं। अब चौथा देखो, इसमें क्या होता है कि इसके कणों को हम छानकर अलग नहीं कर सकते। अगर पानी में नमक घुल गया है तो उसको हम छानकर अलग नहीं कर सकते। अब छानने वाला एग्जांपल याद रखना है। ठीक है। और जो कोलाइडल होते हैं, इनको हम छान सकते हैं, सॉरी निलंबन को हम छान सकते हैं, और कोलाइडल के जो कण होते हैं, इनको भी छानकर अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ध्यान रहेगा। और नंबर 5 देखिए, अब इनका आकार छोटा होता है ना, तो अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है। ठीक है,
इसलिए विलयन में से प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। और निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, इसमें से मार्ग दृष्टिगोचर होता है। और कोलाइडल के कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणें फैला देते हैं, अपने मार्ग में इसको दृश्य बना देते हैं। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है ये। और ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल आपने अपने दिमाग में याद रखने, फिर आप अंतर बता सकते हो। विलयन का एग्जाम्पल मैंने नमक में, पानी में नमक का घोल बताया। निलंबन में मैंने एग्जाम्पल आपको गंदा पानी बताया, गंदला पानी जो होता है। और कोलाइडल में एग्जाम्पल बताया दूध है, स्याही है, रक्त है, टूथपेस्ट है, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित के हमने रासायनिक सूत्र लिखने हैं। क्या बताया पहले, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये दो फार्मूले हमने आपको बताए हैं, कैल्शियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड, 2 नंबर के हैं ये। नेक्स्ट में देखिए, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C2H6 और Cl2। अब कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, एटॉमिक मास कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। अब 12 इसका एटॉमिक मास है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। अब देखिए इसके लिए क्या होगा, दो हैंगे यहाँ पे, तो 2 गुना 12 जमा 1 गुना 6, कितना हो गया 24, 24 और 6 30। इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक मास, ठीक है ना, द्रव्यमान जो उसका है, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आणविक इसका जो आपके पास द्रव्यमान है वो आ जाएगा। और क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक मास, 35.5। और हैं कितने हमारे पास परमाणु, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक। और तो कितना आ जाएगा हमारे पास 70, 71 U, यहाँ U लिखना होता है। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट में देखिए, व्हाट इज आयन, गिव इट्स एग्जाम्पल। आयन किसे कहते हैं, द 4 स्पाइसेस आर नोन एज आयन। क्या बोलते हैं, 4 स्पाइसेस आर नोन एज आयन। और नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन, ठीक है। और पॉजिटिवली चार्ज को बोलते हैं हम कैटायन। ठीक है, ध्यान रखें क्या बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज को, एनायन। नेगेटिवली चार्ज जैसे Cl नेगेटिव, ये क्या है, एनायंस है। और जैसे सोडियम Na+ है, इसे बोलते हैं हम कैटायन। ठीक है, और हिंदी वाले क्या ध्यान रखेंगे, हमने आयन बताए हैं आपको, और क्या बताया हमने आपको, तत्वों के आवेशित कण आयन कहलाते हैं। तत्वों के आवेशित कण आयन कहलाते हैं। और जो माइनस वाले होते हैं उन्हें ऋणायन बोलते हैं, और द प्लस वाले होते हैं उन्हें धनायन कहते हैं। एक छोटा सा आप और ध्यान रखिए, जैसे सोडियम है, हमने आपको ऊपर बताया था इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जो त्याग करने वाला होता है बच्चों, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। त्याग करने वाला क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। यानी कि इलेक्ट्रॉन जिसने त्याग किया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, दान किया है, वो प्लस वाला है। ठीक है, ये धनायन बन गए। और ऋणायन कैसे बनते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जो इलेक्ट्रॉन मांगेगा, मांगने वाला हमेशा छोटा, ठीक है, वो ऋणात्मक। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, वो ऋणायन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं वो धनायन होते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, उदाहरण मैंने आपको यहाँ बताए हैं। नेक्स्ट देखिए, राइट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। स्थिर अनुपात का नियम क्या है, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज डिफाइंड एज, in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass। ठीक है, क्या बताया हमने आपको, इन केमिकल सब्सटेंस, रासायनिक जो यौगिक होते हैं, उनमें तत्व एक निश्चित द्रव्यमान में निहित रहते हैं। क्या बताया हमने, आप इसको भूलना नहीं है आपने। क्या बताया मैंने आपको, रासायनिक यौगिकों में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के स्थिर अनुपात में होते हैं। क्या बताया, तत्व हमेशा रासायनिक यौगिकों में द्रव्यमानों के स्थिर अनुपात में होते हैं, इन्हें स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ये प्रश्न हमने पिछले प्रश्न पत्र में भी करवाया था आपको। जैसे मान लो जल की बात करें, अगर हम जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो है वो 1:8 है। वो हमेशा 1:8 ही रहेगा, चाहे वो आप नदी का जल लो, चाहे आप समुद्र का लो, चाहे अमेरिका से लो, चाहे पाकिस्तान से लो, चाहे चाइना, कहीं का भी लेंगे,
वो एक निश्चित अनुपात में 1:। बहुपरमाणविक आयन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। बहुपरमाणविक आयन कौन से होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस कौन से होते हैं, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग द चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस। बहुपरमाणविक आयन कौन से होते हैं, परमाणुओं का वह समूह जो आयन की तरह व्यवहार करता है। क्या बताया मैंने आपको, परमाणुओं का वह समूह जो आयन की तरह व्यवहार करता है, व्यवहार करता है, बहुपरमाणविक आयन कहलाते हैं। जैसे NH4 अमोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट आयन, ठीक है, और भी हो सकते हैं हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, और हो सकते हैं कार्बोनेट आयन। क्या याद रखना आपने, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, बहुत सारे बताए मैंने आपको, अमो, अमोनियम आयन बताया, हाइड्रोक्साइड आयन बताया, नाइट्रेट्स आयन बता दिए, हाइड्रोकार्बन आयन बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द मोलर मास, मोलर द्रव्यमान निकालना हमने HNO3 का। किसका, HNO3। अभी हाइड्रोजन का क्या बताया था हमने, 1। नाइट्रोजन का हमने जहां समभारिक किया था वहां बताया था 14, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 60। अगर हमने इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना तो कितना है, देखिए हाइड्रोजन कितनी है हमारे पास, 1, 1 × 1, नाइट्रोजन 1 है, 1 × 14, ऑक्सीजन 3 है, तो 3 × 16, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा, इसमें 14 जोड़ा और ये 48, इनको सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 63 ग्राम। क्या आंसर आ गया हमारे पास, 63 ग्राम। ये बच्चों यहाँ पर हमारे पास केमिस्ट्री का पोर्शन समाप्त हो गया। साइंस है ये। इन विच ईयर वाज सेल डिस्कवर्ड, कोशिका की खोज कब हुई थी, 1665 ईस्वी में। कब हुई थी, 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी, किस ऊतक के कारण हमारे शरीर में गति होती है, जो पेशीय ऊतक होते हैं, किनसे होती है गति, पेशीय ऊतकों से। और नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न कई बार पेपर में आए हुए हैं, आपने इनका ध्यान रखना है। एड्स का कारक क्या है, ठीक है, एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स किसके कारण होता है, विषाणु के कारण, वायरस के कारण एड्स होता है। नेक्स्ट देखिए, कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीटेशन इज, ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर, सूक्ष्म पोषक हैं, सूक्ष्म पोषक कौन से होते हैं, जिंक, ठीक है ना, सूक्ष्म पोषक कौन सा है इसके अंदर, जिंक। बाकी सूक्ष्म पोषक नहीं है, वो उनकी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। सूक्ष्म पोषक वो होते हैं जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। विच ऑफ दीज इज अनरिच्ड इन प्रोटीन, निम्न में से किसमें प्रोटीन प्राप्त होता है, यानी कि प्रोटीन किसमें होता है, सभी दालों में प्रोटीन होते हैं। अब देखिए, उड़द, चना, मटर, ब्लैक ग्राम, ग्राम्स, पीज, इन सब में जो है प्रोटीन होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, विच ऑफ दीज इज वेड्स, निम्नलिखित में से खरपतवार हैं। खरपतवार क्या होते हैं, ऐसे अवांछनीय पौधे जो फसलों के साथ अपने आप लग जाते हैं, उन्हें खरपतवार बोलते हैं। ये सामान्य भाषा में गोखरू है जिसके जैंथियम बोलते हैं, गाजर घास है इसको थायरेनियम बोलते हैं, और मोथा है जिसे साइरस रोटेंस बोलते हैं। ये सभी जो हैं क्या हैं, हमारे खरपतवार हैं। ये फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं बच्चों, ठीक है। खरपतवार क्या होते हैं, जो फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं, कम करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अगला देखिए, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल एंड वाई, कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर कहलाता है, माइट्रोकांड्रिया। कौन सा कहलाता है, माइट्रोकांड्रिया। क्यों बोलते हैं इसको बिजली घर, अब ये काम क्या करता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइट्रोकांड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP, इन द फॉर्म ऑफ
एटीपी, एटीपी क्या होता है? एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट। ये हमारे एनर्जी के वो यूनिट्स होते हैं, एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट। ये ध्यान रखना है आपने, भूलना नहीं है ये, ठीक है। अब आपको बताना है कि और क्या प्रश्न हैगा, कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया बताया हमने। क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन करता है। यहाँ पे क्या होता है? श्वसन एंजाइमों के द्वारा ऑक्सीकरण की क्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या बताया मैंने आपको यहाँ? श्वसन एंजाइमों के द्वारा ऑक्सी ऑक्सीजन की क्रिया से, ऑक्सीकरण की क्रिया से ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं। और ऊर्जा किस फॉर्म में होती है हमारे पास? वो एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए, स्टेट एनी टू कंडीशन असेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज। रोग मुक्ति की कोई दो परिस्थितियां बताइए। हम कैसे रोग मुक्त रह सकते हैं? बच्चों आपने क्या ध्यान रखना है? अब रोग मुक्ति में क्या हम कह सकते हैं? हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, हमारा आसपास का वातावरण क्लीन होना चाहिए, हम वैक्सीनेटेड होने चाहिए। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? स्वच्छ वातावरण, अच्छी आदतें, उचित व्यायाम, ठीक है ना, और वैक्सीनेटेड। ये हम रोग मुक्ति के कुछ भी परिस्थितियां यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सॉयल इरोजन? मृदा अपरदन क्या होता है? The removal of top layer of soil from its original position is to another place due to strong winds, fast swimming water is called as erosion। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको कि removal of top layer of soil, मृदा की ऊपरी परत का कट जाना या बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत का पानी या हवा के प्रभाव से बह जाना या उड़ जाना मृदा अपरदन कहलाता है। इसके क्वेश्चन नंबर 26, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में दो अंतर लिखिए। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनके बीज ढके हुए नहीं होते, ठीक है, और एंजियोस्पर्म के बीज ढके हुए होते हैं। ठीक है, इनके जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनके बीज फल से बाहर होते हैं, एंजियोस्पर्म के बीज फल के अंदर होते हैं। जिम्नोस्पर्म पर्वतों पे पाए जाते हैं और एंजियोस्पर्म मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। अब आपने याद कैसे रखना है? पहला पॉइंट बीज वाला है, और इसके बीज कैसे होते हैं? ढके नहीं होते, ढके नहीं, और इसके बीज ढके होते हैं। दूसरा अंतर मैंने आपको बताया है, बीज फल से बाहर होते हैं, इसके बीज बाहर होते हैं, इसके बीज फल के अंदर होते हैं। और तीसरा अंतर क्या बताया? ये पर्वतों पर पाए जाते हैं और ये मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। और चौथा अंतर क्या बताया मैंने आपको? जितने याद रह जाए आप लिख दो। ये जैसे चीड़ इसका एग्जाम्पल है, इसमें आप कोई भी ले सकते हो, मटर है, गेहूं है ना, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हो गए। ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हमारे पास डिफरेंस आ गया। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन एज बिलोंगिंग टू द किंगडम मोनेरा एंड और प्रोटेस्टा? मोनेरा और प्रोटेस्टा जैसे जीवों में वर्गीकरण के मापदंड क्या हैं? द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गन बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा और प्रोटेस्टा, इसमें क्या होती है? प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन्स जो बॉन्ड होती है वो एक डिफरेंस होता है। यानी कि जो मोनेरा होती है, मोनेरा के अंदर, मोनेरा में वो जीव आते हैं जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, वो सारे मोनेरा में आते हैं, ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। और जो प्रोटिस्टा होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो पहला हम क्या बोल सकते हैं? कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना ये इनका आधार है, इस आधार पर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है इनके पास? इनका पोषण के स्रोत। और तीसरा क्या हो गया? पोषण के स्रोत भी है, उसके बाद पोषण के तरीके क्या हैं इनके, वो भी अलग अलग होते हैं।
ठीक है। और फिर क्या है, शारीरिक संगठन कैसा है, शारीरिक संगठन कैसा है, ये सब इन आधार पे हम इनका वर्गीकरण करते हैं। अगला देखिए, ड्रा अ डायग्राम ऑफ स्मूथ मसल्स, चिकनी पेशी उत्तक का चित्र बनाइए। ये हमारे पास चिकनी पेशियों का एक चित्र हो गया, क्या आप यहां से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स, हृदय पेशियों के लक्षण बताने हैं हमने। अब हृदय पेशियां कैसी होती हैं, सबसे पहले तो आपने देखना, जो हमारी हार्ट की पेशियां क्या होती हैं, ये स्वयं कार्य करती रहती हैं, ठीक है, ये लगातार कार्य करती रहती हैं, ये बेलनाकार होती हैं, इनमें केंद्रकीय पाया जाता है, ठीक है, हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। ये इसके लक्षण हो गए। क्या क्या बताया मैंने आपको, ये लयबद्ध कार्य करती हैं, स्वयं कार्य करती रहती है, हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं, ये बेलनाकार शाखाओं वाली केंद्रकीय होती हैं। ये हमारे जो कार्डिक मसल्स हैं उनके फीचर्स हैं, ठीक है ना, उनके क्या हैं ये फीचर्स। नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन द प्लांट्स, उस उत्तक का नाम बताओ जो पौधों में भोजन का संवहन करता है। कौन करता है, फ्लोएम उत्तक। कौन करता है, फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम उत्तक को पोषवाहक उत्तक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दूसरा, पोषवाहक उत्तक। फ्लोएम टिश्यू जो है वो भोजन का संवहन करता है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है, ड्रा अ लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है हमने। देखिए हमारे पास ये न्यूरॉन का चित्र है, और इसे हिंदी में हम नाभिक बोलते हैं, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, देखिए उसको एक्सॉन, क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सॉन। और ये सारे हमारे पास नर्व्स एंडिंग है ये, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, नर्व्स एंडिंग है। ये न्यूरॉन का हमारा पूरा चित्र हो गया। नेक्स्ट देखिए, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है, स्केलन काइमा का। किसका बना होता है, स्केलन काइमा का। ये आपने ध्यान रखना, किसका बना होता है ये, स्केलन काइमा का। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। सेल वॉल के अकॉर्डिंग इसको हमने क्या करना है, इसका डिस्टिंग्विश करना है, इसको कोशिका भित्ति के आधार पर इनका हमने आकलन करना है। देखिए इस, देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। अब इसमें देखिए कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। इसमें कोशिका भित्ति पेक्टिन और सेलुलोज की मिलकर बनती है, ठीक है, और इसमें कोशिका भित्ति लिग्निन की बनी होती है। काहे की बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है, ठीक है। पैरेन्काइमा जो है वो सजीव कोशिकाएं होती हैं, पैरेन्काइमा कोशिका जो है वो सजीव होती हैं, इनकी कोशिकाएं भी सजीव होती हैं, ठीक है। और स्केलेनकाइमा की कोशिकाएं जो है वो मृत होती है। सेलन कोशिका जो सेलेनकाइमा है, स्केलेनकाइमा है, उनकी कोशिकाएं मृत होती हैं। अब देखिए तीसरा, जो अगर हम खाद्य भंडार की भी बात करें, मैं आपको सारे आधार बता देता हूँ, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। ये खाद्य भंडारण व यांत्रिक सहारा देने में कार्य करती है, ठीक है। क्या करती हैं, ये खाद्य भंडारण का काम करती हैं, ठीक है। इसमें जो है फूड जो है वो स्टोर होता है, ठीक है, और उसको सहारा प्रदान करने का काम करती हैं। और इसकी जो जो कॉलन काइमा है, केवल सहारा प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, केवल सहारा प्रदान करती हैं, ये भी केवल सहारा प्रदान करती हैं। केवल पैरेन्काइमा में इसमें फूड जो है वो भंडारण होता है, ये भी ध्यान रखना। अब इस पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं वो कहाँ पाई जाती हैं, पौधे की जड़ में, तने में और पत्ते में।
जड़, तने और पत्ते में। इसकी कोशिकाएं जो है तने और पत्ती की मध्य शिरा में, पत्ती की मध्य शिरा में। और स्केलेनकाइमा की कोशिका कहाँ पाई जाती हैं? तने में, फलों के गुद्दे में। ध्यान रखना है आपके, फलों के गुद्दे में यहाँ ये पाई जाती हैं। हमारा बच्चों ये प्रश्न पत्र पूरा हो जाता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।